यस स्टूडेंट, तो थोड़ा सा इसमें टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम हम डिस्कस कर रहे थे। द ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम में कौन कौन होते हैं? फर्स्ट अगर हम बात करें तो कंसंट्रेट स्पेशलाइज इन ऑक्यूपेशनल मेडिसिन। ऑक्यूपेशनल मेडिसिन में जिसका स्पेशलाइजेशन है वो डॉक्टर या वो कंसल्टेंट, वो एक तरह से कह सकते हो कि हेड होता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम का। ठीक है। सेकंड, ऑक्यूपेशनल और इंडस्ट्रियल नर्स यानी कि नर्सिंग पर्सन्स हम लोग। नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल हाइजीनिस्ट। ठीक है, तो हाइजीनिस्ट का रोल क्या होगा कि हाइजीन का क्या स्टैंडर्ड होना चाहिए, उस स्टैंडर्ड से हाइजीन मेंटेन किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, उसके ऊपर उसको एनालिसिस करना। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी इंजीनियर। एनवायरमेंटल एंड सेफ्टी इंजीनियर एक इंजीनियर होगा जो कि क्या इंश्योर करेगा, सेफ्टी को इंश्योर करेगा और एनवायरनमेंट जो है वो किस तरह से मेंटेन होना चाहिए, क्या क्या जो है इंजीनियरिंग वहाँ पर इन्वॉल्व होगी, वो सब सेफ्टी इंजीनियर का वर्क होगा। नेक्स्ट है अर्गोनोमिस्ट। अर्गोनोमिस्ट जैसा हमने बताया है कि अर्गोनोमिस्ट कौन होगा, जो कि जो है स्पेशलाइज्ड होगा अर्गोनॉमिक्स में। ठीक है, तो इनका जो वर्क होगा वो क्या होगा, टू डिज़ाइन इफ़ेक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट। ये भी जो है सेफ्टी और एनवायरमेंटल इंजीनियर के साथ काम करेंगे और एक इफ़ेक्टिव वर्किंग एनवायरनमेंट जो है वो बनाएंगे, ताकि टू मिनिमाइज रिस्क एंड हज़ार्ड्स, ताकि रिस्क और हज़ार्ड्स को मिनिमाइज़ किया जा सके, और टू प्रमोट कंफर्ट, कंफर्ट को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा प्रमोट किया जा सके। नेक्स्ट, फिजियोथेरेपिस्ट। फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो रिहैबिलिटेशन जो सेंटर होते हैं किसी भी इंडस्ट्री या ऑक्यूपेशन के अंदर, मेन वहाँ पर इनका रोल होता है कि वापस से अगर किसी को कोई इंजरी हो जाती है, इंजरी के बाद जब कोई भी वर्कर वापस आता है तो उसको फिर से जो है फिजियोथेरेपिस्ट फिजियोथेरेपी प्रोवाइड कराना, ताकि वो अपने नॉर्मल वर्क पर लोड करा सके। ठीक है। नेक्स्ट है काउंसलर। जितने भी हेल्थ रिगार्डिंग प्रॉब्लम है या जो भी इशू है हेल्थ के रिगार्डिंग, तो या कोई भी उनको जो है साइकोलॉजिकल सोशल प्रॉब्लम है तो उसके रिगार्डिंग भी उनकी काउंसलिंग जो है वहाँ पर हो सकती है, इसलिए काउंसल भी वहाँ पर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो मेंबर्स हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम के, द मेंबर ऑफ द टीम हैव देयर यूनिक specified role to play to ensure occupational health of the working population. The team members work together to prevent occupational disease, promote health, and rehabilitate in case of occupational health problem of the worker। ठीक है, तो सारे के सारे जो टीम मेंबर है वो एज ए यूनिट काम करते हैं, एज ए कह सकते हो टीम काम करते हैं। सबको अपना अपना एक स्पेसिफाइड रोल है, वो सारा के सारा अपना स्पेसिफाइड रोल जो है वो प्रोवाइड कराते हैं, ताकि जितने भी हेल्थ वर्कर है उनकी जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम है उन सारी की सारी प्रॉब्लम को जो है वो सोल्व आउट किया जा सके एक ऑक्यूपेशन के अंदर या एक इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हेल्दी वर्क प्लेस की। ठीक है, तो हेल्दी वर्क प्लेस जो है वो किस तरह का एक वर्क प्लेस होना चाहिए या किस तरह से हम एक वर्क प्लेस को मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। टू एंश्योर ऑक्यूपेशनल healthy work environment is the prerequisite. Healthy workplace is schematic represented in the following figure। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये डायग्राम देखेंगे, इसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए एक हेल्दी वर्क प्लेस के। ठीक है, ये भी WHO ने बताया है, इसको भी जो है किसने दिया है, WHO ने दिया है। ठीक है, फर्स्ट हम बात करते हैं फिज़िकल वर्क प्लेस की। ठीक है, फर्स्ट अगर हम बात करें फिज़िकल वर्क प्लेस की, तो उसमें आता है फ्री फ्रॉम फिज़िकल केमिकल एंड बायोलॉजिकल हजार्ड्स। ठीक है, तो फ्री फ्रॉम फिज़िकल केमिकल बायोलॉजिकल हजार्ड्स। फिज़िकल हजार्ड्स की अगर हम बात करें तो फिज़िकल फैक्टर में क्या क्या आता है, हीट, लाइट, नॉइज़, रेडिएशन, ये सारे फिज़िकल फैक्टर होते हैं। ठीक है, तो ये किसी भी तरह से इनका जो है एक एडिक्वेट अमाउंट है वो ही प्रेजेंट रहे, इतना एक्सेस ना हो, ना ही इनका जो है इनकी डेफिशिएंसी हो। अगर इनका जो है अगर ज़्यादा होंगे, जैसे कि हीट की अपन बात करें, हीट बहुत ज़्यादा होगी तो भी हार्मफुल है, हीट जो है वो कम होगी यानी एक्सट्रीम टेम्परेचर होगा तो भी हार्मफुल है। सेकंड, अगर केमिकल की बात करें
तो केमिकल फैक्टर में आता है इंडस्ट्रियल डस्ट, ठीक है, हैवी मेटल जो है उनकी जितनी भी डस्ट होती है जैसे लेड, जिंक, कॉपर, आयरन, ठीक है, ये सारे के सारे जो है वो मेटल जितने भी केमिकल के अंदर ही आते हैं, वो कहीं ना कहीं जो है वो हजार्ड्स हो सकते हैं। एसिड जो है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन, ये सारे के सारे, या पेस्टिसाइड जो यूज़ होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, ये सारे के सारे जो हैं केमिकल हैं, और ये सारे के सारे केमिकल कहीं ना कहीं हजार्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इसको भी जो है इन हज़ार्ड्स को, इन केमिकल हज़ार्ड से फ्री रखना। नेक्स्ट बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स की अगर हम बात करें तो बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स में क्या आता है, जो बायोलॉजिकल जितने भी यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एजेंट हैं, जैसे कि हम बात करें बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ये तो हैं ही, साथ ही साथ इंडस्ट्री के अंदर जो प्लांट्स, कई बार जो है रॉ मटेरियल यूज़ होता है जो प्लांट की डस्ट होती है, ठीक है, किसी का ऑक्यूपेशन जैसे फार्मिंग का है, तो वहाँ पर एग्रीकल्चर जो डस्ट है वो भी एक तरह का क्या है, बायोलॉजिकल हज़ार्ड है, और उसकी वजह से भी डिजीज़ हो सकती है। तो ये सारे के सारे इनको फ्री रखना, इनका फ्री रखना, ताकि फिज़िकल वर्क प्लेस जो है वो हेल्दी हो सके, ये फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक होता है हेल्दी वर्क प्लेस का। सेकंड हम बात करें हेल्दी वर्क कल्चर, ठीक है, हेल्दी वर्क कल्चर, ठीक है। तो वर्क कल्चर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर मेनली कि एक एनवायरनमेंट के अंदर जो है एक, मैंने हमने बात की थी कि एक इक्वलिटी जो है वो बनी रहनी चाहिए लेबर क्लास या जो भी अपर क्लास होती है, मैनेजर, एचआर, उनके बीच। किसी भी वर्कर को, चाहे कोई भी हो, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, लोअर क्लास का भी हो, तो उसको यूँ ना लगे कि उसके साथ किसी भी तरह की पार्शलिटी हो रही है, या जो है वो अंडर फोर्स काम करना उसको पड़ रहा है, उसको प्रेशराइज किया जा रहा है, तो ऐसा ना हो, ठीक है। एक हेल्दी वर्क कल्चर का मतलब है कि उनको जो है एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, ठीक है, रेस्पेक्ट अपनी जगह है, सबका जो है अपर क्लास लोअर क्लास डिवीज़न होता है, बट एक हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट होना चाहिए, ताकि अगर किसी भी लेबर को कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो अपना जो भी प्रॉब्लम है वो अपने मैनेजर के साथ डिस्कस कर सके और उसका कोई सोल्यूशन भी उसको मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट है पर्सनल रिसोर्सेज, ठीक है, पर्सनल रिसोर्सेज, हेल्दी हैबिट्स, एडहेरेंस टू द सेफ्टी प्रिकॉशंस, ठीक है। तो पर्सनल रिसोर्सेज यानी कि जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे प्रोवाइड किए जाएं, ताकि एक इंडिविजुअल का जो है वो हेल्दी हैबिट्स उसके अंदर डेवलप हो। जैसे कि हम बात करें कि इंडस्ट्री के अंदर जो है वो गार्डन होने चाहिए जहाँ पर कि एक वर्कर जा सके, अगर वो योगा मेडिटेशन करता है डेली तो उसकी जो है एक हेल्दी लाइफस्टाइल, एक हेल्दी हैबिट जो है वो डेवलप होती है ना। इसी तरह से जो है फिटनेस सेंटर होने चाहिए जहाँ पर कि जो जितने भी ऑक्यूपेशनल वर्कर हैं उनकी फैमिली मेम्बर है वो जा सके और हेल्दी हैबिट्स को जो है अडोप्ट कर सके, ठीक है। नेक्स्ट है कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। तो कम्युनिटी का इन्वॉल्वमेंट जो है वो ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी वेलबींग एंड सेफ्टी। जैसे कि हम बात करें कि कोई भी अगर इंडस्ट्री लग रही है कहीं पर भी, तो वो इंडस्ट्री अगर कहीं ना कहीं जो है उसका इफ़ेक्ट जो होगा उसके आसपास के सराउंडिंग कम्युनिटी के अंदर भी होगा, ठीक है। तो कम्युनिटी जो है उस कम्युनिटी के मेंबर, उनका भी कहीं ना कहीं, अगर जैसे कि कहीं कोई भी फैक्ट्री है उससे कोई हार्मफुल गैसेज अगर निकल रही है तो एक डिस्टेंस मेंटेन हो, एक डिस्टेंस के तक जो है वो उसके आसपास कोई भी जो है रेजिडेंशियल कॉलोनी ना हो, ठीक है। वहाँ पर जो है जितना भी उसकी पास जो भी रेजिडेंशियल कॉलोनी है उनको हेल्थ एजुकेशन दी जाए, उसके रिगार्डिंग जो है उनको ऐसे सारे के सारे हेल्थ फैसिलिटीज़ दी जाएँ, ताकि उनको जो उस इंडस्ट्री की वजह से, उस फैक्ट्री की वजह से किसी भी तरह का कोई जो है हार्मफुल रिएक्शन उनके ना आए, कोई भी हार्मफुल इम्पैक्ट उनकी हेल्थ पर ना आए, ठीक है। तो ये सारे के सारे जो हैं कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं हेल्दी वर्क प्लेस पे, ठीक है। According to WHO, characteristic of healthy workplace are the following. The healthy workplace should be free of physical, chemical, biological hazards. ये हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। It should be a place where worker and manager collaborate towards mutually acceptable role, free from conflict and occupational stress. The work environment should be psychological, socially favorable,
so as to make everyone feel energized, positive and satisfied। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने जैसा बताया वर्कर और मैनेजर के बीच कोलैबोरेटिव या फ्रेंडली नेचर होना चाहिए ताकि उनके हमेशा साइकोलॉजिकली और सोशली वो हेल्दी रहें, और हेल्दी रहेंगे तो उससे क्या होगा, उनको एक पॉजिटिव और सेटिस्फाइड वर्क मिलेगा, उनको जॉब में सेटिस्फेक्शन आएगा, इसलिए वो अपनी एनर्जी के साथ ज़्यादा काम कर पाएंगे। The workplace should facilitate healthy lifestyle and enhance personal resources among worker and manager to maintain health and adherence to the safety precautions. It may have restriction for smoking, alcohol, etc। ठीक है, तो वर्क प्लेस जो है उसमें फैसिलिटी होनी चाहिए लाइफ स्टाइल को अच्छा करने की। ठीक है, जैसा मैंने बताया था कि जितने जो भी वर्कर जो भी मैनेजर हैं वो अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकें, जितनी ज़्यादा सेफ्टी प्रिकॉशंस उनको मिल सके, उनके बारे में नॉलेज मिले, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल वो अडोप्ट कर सकें। ठीक है, जैसे योगा, मेडिटेशन, है ना, हेल्थ सेंटर, फिटनेस सेंटर इसलिए वहाँ पर होने चाहिए, एज वेल एज उनको जो है एक रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर आना चाहिए, स्मोकिंग, एल्कोहल, इस तरह के जो भी हैबिट्स होती हैं, हार्मफुल हैबिट्स, उनको मेंटेन, उनको जो है इनहिबिट करने के लिए रिस्ट्रिक्शन वहाँ पर होना चाहिए। ये रूल मेंटेन होना चाहिए कि जो है उस इंडस्ट्री में कोई भी स्मोकिंग या अल्कोहल इस तरह को यूज़ ना करे, स्पेशली ड्यूरिंग द वर्क। नेक्स्ट, ए फैक्ट्री और वर्क प्लेस इज always surrounded by people, workplace safety ensure welfare of not only the worker but also the general public residing in the particular community involving the community ensure safety for the both the workers and the community। तो जैसा कि हम कुछ एग्जांपल देख सकते हैं, है ना, जहाँ पर कि जब भी सेफ्टी जो है वो अगर कहीं ना कहीं कोई सेफ्टी के साथ जो है वो प्रॉपरली उसको मैनेज नहीं किया गया है ना, तो सेफ्टी जहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ होती है वहाँ पर जो है उसके लिए बहुत ज़्यादा जो है उसका हार्मफुल इम्पेक्ट देखने को मिलता है जो कॉलोनी वहाँ पर आसपास है। इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं भोपाल गैस ट्रेजिडी। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ था कि यूरेनियम कार्बाइड जो गैस थी वो वहाँ पर लीक हुई थी, और उसकी वजह से जितने भी उस फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोग थे, ठीक है, तो वहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो है लोगों को उसका इम्पेक्ट हुआ, कई सारे लोगों की जो डेथ हो गई, और कई सारों को जो आज तक भी जो है, क्योंकि उनका कहीं ना कहीं जीन म्यूटेड हो गए हैं, और इस वजह से आज भी जो है कहीं ना कहीं फिज़िकल हैंडीकेप्ड जो है वो वहाँ पर चिल्ड्रंस होते हैं, आज तक भी उसका इम्पेक्ट बना हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के जो है ट्रेजिडी हो जाती है, और उसके लिए जो है कम्युनिटी भी इन्वॉल्व हो जाती है, इसलिए उन सेफ्टी जो है वर्क प्लेस की वो होना ज़रूरी है। उनकी सेफ्टी होगी तो उसके साथ ही साथ कम्युनिटी की भी सेफ्टी हो जाएगी। There can be health club and physical fitness studio in the community, tree plantation and other measures to ensure safe environment for the community residing closer to the factory are some initiative to involve community। ठीक है, तो ये जो भी इंडस्ट्रियल एरिया होता है उसके आसपास ज़्यादा से ज़्यादा ट्री लगाने चाहिए, ताकि वहाँ से जो भी केमिकल निकल रहे हैं तो उनको, अगर गैसेस निकल रही है हार्मफुल, तो जो ट्री ट्री प्लांटेशन होगा तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं वो जो है उसको मैनेज करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। इसी तरह से जो है रेजिडेंशियल कॉलोनी जो है वो एक मिनिमम डिस्टेंस के साथ होनी चाहिए, ताकि अगर कहीं पर कहीं किसी ना किसी वजह से इस तरह की जो है भोपाल गैस ट्रेजिडी इस तरह का कुछ भी होता है, ठीक है, कहीं पे केमिकल, कहीं हार्मफुल गैसेस लीक होती है, तो उसका इम्पेक्ट जो है उस रेजिडेंशियल कॉलोनी में ना हो, इसलिए उसके आसपास कोई कॉलोनी ना बनाई जाए, फर्स्ट प्रायोरिटी यही होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह का एक हेल्दी वर्क प्लेस जो है वो हमको सजेस्ट करता है, इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक बताता है WHO की, ये हमको फॉलो करनी चाहिए। नेक्स्ट अब आ जाता है ऑक्यूपेशनल डिजीज़। ठीक है, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या है? एनी डिजीज़ कॉन्ट्रैक्टेड primarily as a result of an exposure to risk factor arising from the work activity or the work environment। ठीक है, तो ऑक्यूपेशनल डिजीज़ क्या है? कोई भी डिजीज़ जो कि क्यों हो रही है? एक्सपोजर टू द रिस्क फैक्टर अराइजिंग फ्रॉम वर्क एक्टिविटी, क्योंकि कहीं ना कहीं रिस्क फैक्टर अवेलेबल है एनवायरनमेंट के अंदर, वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, उससे इंडिविजुअल एक्सपोजर है। सेकंड डेफिनेशन हम देख लेते हैं। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ में बी डिफाइंड एज द डिजीज़ अकर an individual due to expose with any physical, chemical or biological hazards during working in
एनी इंडस्ट्री और वर्क प्लेस, ठीक है। तो जैसा कि ये भी सेम बात हो रही है कि किसी भी तरह का कोई भी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल हजार्ड जो है वो प्रेजेंट हो सकता है एक इंडस्ट्री के अंदर, एक वर्किंग एनवायरनमेंट के अंदर, ठीक है। और वहाँ जो है इंडिविजुअल उससे एक्सपोज होगा और इंडिविजुअल के अंदर जो है वो डिजीज़ हो जाएगी। तो ऐसी होने वाली कोई भी डिजीज़ वो क्या कहलाएगी, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ कहलाएगी, ठीक है। Work related disease have multiple causes where factor in the work environment may play a role together with other risk factor in the development of such disease, ठीक है। तो वर्क रिलेटेड डिजीज़ जो है उसके कई सारे कोजेज़ हो सकते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट उसमें अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, ठीक है। जितना ज़्यादा सेल्फ एनवायरनमेंट होगा उतनी ज़्यादा रिस्क जो है डिजीज़ डेवलप होने की वो कम होगी। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ आर ऑलवेज डोज रिलेटेड। अब यहाँ पर डोज रिलेटेड की अगर अपन बात करें, ठीक है, तो डोज रिलेटेड किसे कहेंगे, जैसे कि केमिकल जो हैं या रेडिएशन जो है उनका एक्सपोजर जो है वो कितना ज़्यादा हो रहा है, कितना उनका एक डोज होगा, जितना ज़्यादा डोज के साथ वो उनका एक्सपोजर होगा उतनी ज़्यादा रिस्क होगी उस डिजीज़ को होने की, ठीक है। इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ द एक्सपोजर टू द हजार्डियस elements in the work process or work environment decide the nature and severity of illness. For example, occupational hearing loss occur after many years of exposure to लाउड नॉइज़। तो हम जानते हैं कि इंडस्ट्री में जो बड़ी बड़ी मशीनें चलती हैं, जितने भी वहाँ पर मशीनरी इक्विपमेंट्स होते हैं, ठीक है, तो उसका कहीं ना कहीं जो है बहुत ज़्यादा लाउड नॉइज़ उससे क्रिएट होगा और उसकी वजह से जो है क्या हो सकता है, ऑक्यूपेशनल हियरिंग लॉस जो है वो हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम, ठीक है। नेक्स्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम। अब मैग्नीट्यूड ऑफ द प्रॉब्लम का मतलब कि ये प्रॉब्लम जो है वो किस तरह से हो रही है, एक तरह से इंसिडेंस क्या है इसका, कितने लोगों में ये देखने को मिलती है, कितने ऑक्यूपेशनल वर्कर को देखने को मिलती है ना, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। ग्लोबल एस्टिमेट ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ एंड ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट रिजल्ट इन ओवर 2.3 मिलियन फैटिलिटीज़ एनुअली, ठीक है। अबाउट 2.3 मिलियन जो है वो फैटिलिटीज़ हमको देखने को मिलती है एवरी ईयर। अप्रोक्सीमेटली 6,300 पीपल डाई एवरी डे, ठीक है। बहुत बड़ा ये जो है हम कह सकते हैं कि 6,300 लोग, ये एक एस्टीमेट, एक एवरेज देखा जाता है ना, ऑल ओवर द वर्ल्ड का ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की वजह से या एक्सीडेंट की वजह से जो है ये इतने सारे लोगों की जो है हर दिन डेथ हो जाती है, ये जो है WHO ऐसा बोलता है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली 100 मिलियन ऑक्यूपेशनल इंजरी कोजिंग 0.1 मिलियन डेथ इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू WHO, ठीक है। WHO ने बताया कि अप्रोक्स 100 मिलियन ऑक्यूपेशनल इंजरी, ठीक है, 100 मिलियन ऑक्यूपेशनल इंजरी हो रही है और उसमें से 0.1 मिलियन डेथ जो है वो वर्ल्ड के अंदर हो जाती है ऑक्यूपेशन इंजरी की वजह से, ऑक्यूपेशनल डिजीज़ की वजह से। It is also estimated that in India 70 million occupational non-fatal injury and 45,000 fatal injury occur each year, ठीक है। तो अबाउट जो हम कह सकते हैं कि ऑल ओवर द वर्ल्ड 70% जो है वो क्या है, 17% नॉन फेटल ऑक्यूपेशनल इंजरी है और अबाउट 45% टोटल फेटल इंजरी जो है वो इंडिया कंट्रीब्यूट करता है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, आउट ऑफ 11 मिलियन केसेस ऑफ ऑक्यूपेशनल डिजीज़ इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो उसमें से 70% जो मिलियन केसेस है वो कंट्रीब्यूट करता है, इंडिया कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो इंडिया का जो एक कंट्रीब्यूशन है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन भी सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं, ठीक है। वैसे अभी तक ऑफिशियली जो है वो चाइना की मानी जाती है, बट जो है नेक्स्ट जब भी पॉपुलेशन काउंटिंग होगा जब भी, तो उसमें हम मान के चलेंगे कि इंडिया का ही जो है वो टॉप मोस्ट या फर्स्ट रैंक आने वाली, ठीक है। तो ज़्यादा यहाँ पर पॉपुलेशन है, इसलिए जो है एक बहुत ज़्यादा जो है पार्टिसिपेशन वो होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कर भी हैं। वर्कर के उसमें भी देखा जाए तो बहुत ज़्यादा वर्कर हमारे देश में होते हैं और उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है, ठीक है। जैसा कि आपको भी पता है कि अभी भी वर्कर जो है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड्स की। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड्स क्या हैं? ठीक है, ये यूनिट जो है वो कहीं ना कहीं इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम अगर कल को ऑक्यूपेशनल नर्स बनते हैं तो हम इन सारी चीज़ों को समझ सकें और एक इफ़ेक्टिव जो है अपना रोल प्ले कर सकें ताकि इन ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम को मिनिमाइज़ किया जा सके। ठीक है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड्स क्या हैं? फिज़िकल फैक्टर की हम बात करें तो हीट, लाइट, नॉइज़, रेडिएशन, ये सारे के सारे फिज़िकल फैक्टर में आते हैं। ठीक है, टेम्परेचर, हीट जो है वो टेम्परेचर से भी इसको बताया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट केमिकल फैक्टर, इंडस्ट्रियल डस्ट, हैवी मेटल सच एज लेड, जिंक, आयरन। ठीक है, गैसेज, एसिड, एल्कलाई, पेस्टिसाइड, ये सब। ठीक है, बेंजीन, टॉलेंस, ये सारे के सारे जो हैं एसिड, एल्कलाई, पेस्टिसाइड, गैसेज, ये सारे केमिकल फैक्टर हैं, इनको भी हम डिस्कस करेंगे। बायोलॉजिकल फैक्टर, इनहेलेशन ऑफ लाइव ऑर्गेनिज्म और स्पोर, एग्जांपल बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, एक्सेट्रा। बिहेवियरल फैक्टर, बिहेवियरल फैक्टर में आता है अर्गोनॉमिक्स रिलेटेड फैक्टर। ठीक है, तो बिहेवियरल यानी कि एक इंडिविजुअल का बिहेवियर किस तरह का है और उसके रिगार्डिंग जो है उसको क्या प्रॉब्लम होगी वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, फर्स्ट हम बात कर लेते हैं फिजिकल एजेंट कॉजिंग ऑक्यूपेशनल डिजीज़। क्या क्या ऐसे फिजिकल एजेंट है जिनकी वजह से जो है ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती है? तो फिजिकल एजेंट में फर्स्ट आता है हीट। हीट की बात करें तो एक्सट्रीम हीट या एक्सट्रीम कोल्ड, दोनों कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल डिजीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्सट्रीम हीट cause vasodilation and later lead to the heat stroke and unconsciousness. Traffic police patrolling under the hot sun and worker working in the high temperature become victim of heat stroke. ठीक है, तो जैसा हम देखने को मिलते हैं कि अगर अभी जो है वो समर टाइम है, गर्मी जो है टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसीलिए जो अभी की कंडीशनें भी इस तरह की हैं कि पुलिस जो है वो अपना एक बहुत ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दे रही है, इतनी टेम्परेचर पे भी जो है वो अपना काम कर रहे हैं। ठीक है, इसके लिए हम सभी को जो है जितने भी पुलिस हैं हमारे इंडिया की, उन सभी को या जो भी हमारे वर्कर हैं, हेल्थ वर्कर हैं, उन सभी को जो है हमें सल्यूट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इतने हाई टेम्परेचर में भी वो काम कर रहे हैं और उसकी वजह से उनको हीट स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से वर्कर भी जो है उनको जब इंडस्ट्री के अंदर वर्क करना होता है, हाई टेम्परेचर होता है, यहाँ पे भी एक्सट्रीम टेम्परेचर होता है, इसकी वजह से उनको भी हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम अक्सर देखने को मिलती है। पीपल विद द concomitant renal or cardiac element एंड एडरली आर मोर प्रोन टू द हीट स्ट्रोक, यानी ऐसे सारे वर्कर जिनको कि कहीं ना कहीं जो है रीनल की प्रॉब्लम है, कार्डियक की प्रॉब्लम है और उनकी एज भी ज़्यादा है। ठीक है, तो उन सबको जो है हीट स्ट्रोक जल्दी होगा कंपेरेटिवली यंगर एज। ठीक है, वेल्डर्स, foundry worker and worker in the glass factory and steel rolling mills are exposed to extreme of heat। ठीक है, तो इसी तरह से हम बात करें वेल्डर जो वेल्डिंग का काम करते हैं, ठीक है, फाउंड्री वर्कर जो होते हैं, ठीक है, वर्कर जो ग्लास फैक्ट्री में काम करते हैं या जो स्टील, आयरन, इस तरह के मेटल वाली जो है मिल्स में काम करते हैं, तो उनको जो एक एक्सट्रीम हीट से एक्सपोज होना पड़ता है। ठीक है, ग्रेजुअल एसिमिटाइजेशन कैन रिड्यूस द एक्यूट इफेक्ट ऑफ हाई टेम्परेचर। ठीक है, तो ग्रेजुअल एसिमिटाइजेशन क्या है कि वहाँ पर जो है कहीं ना कहीं इस तरह की फैसिलिटीज़ हों, इस तरह के टेम्परेचर कंट्रोल या एयर कंडीशंस वहाँ पर लगे हों या वो मशीन जो है उनकी हीट को इस तरह से मैनेज किया जाए कि उसका मिनिमम इफ़ेक्ट जो है वो वहाँ पर वर्कर पे हो। ठीक है, एक्सट्रीम कोल्डनेस कैन कॉज, अब ये सब तो बात थी कि एक्सट्रीम टेम्परेचर, टेम्परेचर जब ज़्यादा होता है, एक्सट्रीम हीट होती है तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करें एक्सट्रीम कोल्डनेस की। ठीक है, तो एक्सट्रीम कोल्डनेस कैन कॉज फर्स्ट बाइट और डेथ ड्यू टू द वाइटल ऑर्गन डिसफंक्शन। आर्मी मैन वर्किंग इन सियाचिन ग्लेशियर इन हिमालय often lose their foot or life because of extreme hypothermia। ठीक है, तो जिस तरह से टेम्परेचर का ज़्यादा होना जो है वो कहीं ना कहीं ऑक्यूपेशनल हजार्ड से, तो
टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा कम हो जाना, माइनस में चला जाना, जैसे कि हम बात करते हैं कि सियाचिन ग्लेशियर जो कि बहुत ज़्यादा एक वहाँ पर टेम्परेचर माइनस में होता है, -20 डिग्री तक वहाँ पर टेम्परेचर चला जाता है, और उस कंडीशन में जो हमारे इंडियन आर्मी के सोल्जर है, ठीक है, वो फिर भी अपनी ड्यूटी वहाँ पर करते हैं। और इस तरह का सीवियर जो है टेम्परेचर होने की वजह से, एक्सट्रीम कोल्ड होने की वजह से उनको जो है वो फूड, उनके पैरों में जो है नेक्रोसिस हो जाता है, और नेक्रोसिस होने की वजह से जो है कई बार उनको एम्पुटेट करना पड़ता है उनके लेग्स, उनके जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है उनको, ठीक है, या कई बार उनकी डेथ भी हो जाती है। तो ये जो है ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हैं, एक्सट्रीम कंडीशन से, जिनकी वजह से कि कहीं ना कहीं जो है ये ऑक्यूपेशनल डिजीज़ होती है, ठीक है। तो इसके लिए जो है उनको प्रॉपर एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग जो भी उनको क्लोथ हैं, जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइस हैं, या इस तरह की मशीनरी है जिससे कि टेम्परेचर को मेंटेन किया जा सके, वो सब उनको अवेलेबल करवाना चाहिए, ठीक है, ताकि इन सारे हज़ार्ड्स को मिनिमाइज़ किया जा सके। नेक्स्ट है नॉइस एंड वाइब्रेशन, ठीक है। कंटिन्यूस एक्सपोजर टू लाउड नॉइस कैन रिजल्ट इन हियरिंग लॉस। आवर ईयर कैन नॉट withstand loud wave of more than 85 डेसिबल इंटेंसिटी, ठीक है। तो ये मैक्सिमम 85 डेसिबल इंटेंसिटी है, इससे ज़्यादा की अगर वॉइस हम, इससे ज़्यादा लाउड वॉइस अगर हमको मिलती है तो उसकी वजह से हमको कहीं ना कहीं जो है हियरिंग लॉस हो सकता है। व्हेन एन इंडिविजुअल इज एक्सपोज टू द साउंड ऑफ हाई इंटेंसिटी फॉर 5 to 7 year, नॉइज एक्सपोजर कैन लीड टू द परमानेंट हियरिंग लॉस, ठीक है। तो इस तरह का अगर उनको एक्सपोजर होगा तो उसकी वजह से परमानेंट जो है हियरिंग लॉस हो सकता है। वाइब्रेशन एसोसिएट विद जर्की मूवमेंट सच एज दोज while drilling and mining can lead to the disturbance in hand and wrist functioning and pain, ठीक है। तो वाइब्रेशन जो है, जो ड्रिल यूज़ करते हैं तो उसमें एक जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन क्रिएट होता है। अगर उन वाइब्रेशन की वजह से क्या होगा कि जो मस्कुलोस्केलेटल इंजरी भी हो सकती है, और कहीं ना कहीं जो है मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जिससे कि बाद में जा कर के जो उनके जो मूवमेंट्स हैं वो डिसकोऑर्डिनेट हो सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें रेडिएशन की। तो रेडिएशन क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, इंफ्रा रेडिएशन एंड आयोनाइजिंग रेडिएशन कैन कॉज इल इफेक्ट। एक्सपोजर टू infrared radiation occur in men and women working near furnaces in steel mills and glass factories, ठीक है। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है वैसे हार्मफुल होता है, हमको पता है, ठीक है। इससे की वजह से काफ़ी सारी, जैसे कैंसर हो सकता है, सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आयोनाइजिंग रेडिएशन arise from the atomic power plant, X-ray and radiation therapy unit used in the medical field also emit ionizing radiation. Health hazards depend on intensity, exposure area and length of exposure, ठीक है। The small amount of chronic exposure can lead to infertility, skin change, alopecia and cancer, ठीक है। तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम इनफर्टिलिटी हो सकती है, स्किन चेंज हो सकते हैं, स्किन के प्रॉब्लम हो सकते हैं, ठीक है, एलोपेसिया हो सकता है ना, उसके अलावा कैंसर हो सकता है। तो ये सारी की सारी अगर रेडिएशन का एक्सपोजर कंटिन्यूस होता है तो ये सारी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो लाइट, ठीक है। लाइट की वजह से क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा तेज लाइट है ना, एक्सट्रीम एक्सपोजर है इंटेंस लाइट से, तो जैसे कि अल्ट्रावायलेट रेज अगर है तो उसकी वजह से क्या होगा कि कॉर्निया जो है वो डैमेज हो सकता है, ठीक है। डैमेज टू द कॉर्निया ऑफ द आई लीडिंग टू द वेल्डर्स आर्क, ठीक है। तो जो वेल्डिंग करने वाले वर्क हैं इसलिए उनको स्पेशल जो है ग्लासेस यूज़ करनी चाहिए, प्रोटेक्टिव डिवाइस यूज़ करनी चाहिए, अदरवाइज़ जो वेल्डिंग से निकलने वाली गैस है और जो उससे निकलने वाली लाइट है उसकी वजह से क्या हो सकता है, कॉर्नियल डैमेज हो सकता है, ठीक है। माइल्ड टू सीवियर पेन इन द आई, एक्सेसिव टीयरिंग, रेडनेस, ब्लरिंग विजन, ठीक है, कैन रिजल्ट फ्रॉम द बर्न इन द कॉर्निया, ठीक है। तो ये सारे की सारी प्रॉब्लम आई के रिगार्डिंग है। अगर जो है लाइट का एक्सपोजर बहुत ज़्यादा होगा, एक्सट्रीम लाइट जो है वो हाई इंटेंसिटी वाली लाइट यूज़ की जाएगी, और उसके लिए कोई प्रोटेक्टिव ग्लास वियर अगर प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे तो उसकी वजह से क्या हो सकता है
उसकी वजह से कॉर्नियल इंजरी हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करें अर्गोनॉमिक्स। अर्गोनॉमिक्स यानी कि ये है डिज़ाइन से रिलेटेड, या हम कह सकते हैं कि ऑक्यूपेशनल जितनी भी मशीन है उनको यूज़ करने की जो स्किल्स हैं वो अर्गोनॉमिक्स के अंदर आता है। पुअर अर्गोनॉमिक्स कैन लीड टू द इंजरी। ठीक है, जैसे कि कोई मशीन है उसको किस तरह से चलाना है और उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है या उसको चलाना नहीं आ पा रहा है, एक स्किल नहीं है वर्कर के पास, तो उसकी वजह से क्या होगा, कहीं ना कहीं उसको इंजरी हो सकती है। ठीक है, repetitive movements such as those of the people involved in the data entry operation, blacksmiths and clothesmiths use the small muscles of hand which lead to an inflammation of the tendon sheet of hand and wrist and lead to the carpal tunnel syndrome। ठीक है, तो कार्पल टनल सिंड्रोम जो है ये क्या है, एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है मेनली कि एक इंडिविजुअल जो कि इस तरह की रिपीटेटिव मूवमेंट यूज़ करता है। ठीक है, जैसे कि हम बात कर सकते हैं एग्जांपल कि जैसे कोई इंडिविजुअल है वो कंटिन्यूस ड्रिलिंग का काम है उसका। ठीक है, तो वो रिपीटेटिव मूवमेंट कर रहा है, एक ही एक मूवमेंट उसको बार बार करना है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी मसल जो है हैंड की वो प्रॉपरली उसको यूज़ करना आना चाहिए। अगर वो कहीं ना कहीं जो है मसल्स को ठीक से नहीं यूज़ करता है, या जो उसकी अलाइनमेंट मेंटेन करना चाहिए, उसको हैंड की पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए, अगर वो नहीं मेंटेन करता है कहीं ना कहीं, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, उसको इन्फ्लामेशन हो सकता है शीट ऑफ द, उसके जो टेंडन है, टेंडन शीट ऑफ द हैंड एंड रिस्ट है उसमें, और उसकी वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम। ये कार्पल टनल सिंड्रोम में क्या होगा कि नर्व जो है वो डैमेज हो जाएगी। ठीक है, रिस्ट की जो नर्व है वो डैमेज हो जाएगी, और उसकी वजह से एक इंडिविजुअल का जो कंट्रोल है मूवमेंट का वो ख़त्म हो जाएगा, और उसकी वजह से जो है टिंगलिंग सेंसेशन होंगे, यानी कंटिन्यूस जो है उसकी मूवमेंट होती रहेगी, वो उसको रोक नहीं पाएगा, है ना। जो हाथ लगातार हिलते रहते हैं जैसे ओल्ड एज में जैसा देखने को मिलता है, तो वो जो है एक इंडिविजुअल को इस पुअर अर्गोनॉमिक्स की वजह से हो सकता है। नेक्स्ट, लिफ्टिंग एक्सेसिव वेट कैन लीड टू द इंजरी, है ना। ज़रूरत से ज़्यादा अगर कोई वेट उठाएगा तो उसको जो है काफ़ी सारे जो बॉडी अलाइनमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, काइफोसिस, ये सब उसको हो सकती है। ठीक है, ये हम बॉडी मैकेनिज्म में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो वो हो सकती है इसको, और हम मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम में आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, आई स्ट्रेन कैन अकर इन सम ऑक्यूपेशन। आई स्ट्रेन जो है वो हो सकती है अगर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला वर्क किया जा रहा है। हाई लेवल ऑफ वाइब्रेशन एज सीन इन असेंबली लाइन मूवमेंट कैन कॉज वाइब्रेशन। ठीक है, तो अगर बहुत ज़्यादा जो है वो वाइब्रेशन है, उन वाइब्रेशन कंटिन्यूस एक्सपोज हो रहा है ना, तो उसकी वजह से जो है कहीं ना कहीं आई की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अगर ऐसा कोई वर्क है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला वर्क है, ठीक है, जैसा कि देखने को मिलता है कि जो ज्वेलर्स होते हैं उनको जो है काम करना होता है, या डायमंड की जो फैक्ट्री होती है उसमें जो वर्कर काम करते हैं, तो उनको जो है आई से बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, उनको जो है बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ वर्क करना होता है, स्मॉल स्मॉल पार्टिकल भी जो है उनको देखने होते हैं। ठीक है, उसकी कटिंग करनी होती है उस तरह से, तो इस वजह से जो है उनको कहीं ना कहीं आई के रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, अब इन सब का प्रिवेंशन क्या है, ये तो हमने प्रॉब्लम देख ली है ना, प्रॉब्लम है तो उनका प्रिवेंशन भी कुछ होगा। ठीक है, तो प्रिवेंशन हम देखते हैं, प्राइमरी प्रिवेंशन। ठीक है, प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या आएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन में फर्स्ट नॉइज़ कंट्रोल। ठीक है, नॉइज़ कंट्रोल किया जाना चाहिए। इंजीनियरिंग एंड डिज़ाइन चेंज कैन बी डन फॉर नॉइज़ रिडक्शन। इस तरह का जो है वो मशीन जहाँ पर भी लगाई जा रही है तो उसके आसपास जो है इस तरह का एडिक्वेट स्पेस हो, या इस तरह से बनाया जाए कि वो साउंड जो है वो पर्टिकुलर उस एनवायरनमेंट में बाहर चला जाए, और वर्किंग एनवायरनमेंट में जहाँ पर काम कर रहे हैं वहाँ वो साउंड कम से कम सुनाई दे। शील्डिंग कैन बी डन अराउंड नॉइजी इक्विपमेंट। एक शील्ड बना दी जाए तो शील्ड जो है अगर वो बन जाएगी तो कहीं ना कहीं नॉइज़ जो है वो रिडक्शन हो जाएगी। मशीन शुड बी केप्ट इन ए गुड वर्किंग कंडीशन, है ना। अगर
जो रिपेयरमेंट या सर्विस जो है मशीन की वो कंटिन्यू होना ज़रूरी है। अगर उनकी टाइम टू टाइम मशीन उनमें ऑयलिंग होगी तो उसकी वजह से जो है उनका साउंड भी कम होगा। अगर उसके अंदर कहीं ना कहीं सर्विस नहीं हो रही है और फिर भी उसको यूज़ किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ज़्यादा जो है वो नॉइज़ क्रिएट होगा। ठीक है। साइलेंसर शुड बी इंस्टॉल्ड वेन एवर पॉसिबल। ठीक है। तो ऐसी आजकल एडवांस मशीनरी आने लगी हैं जिसमें साइलेंसर लगे होते हैं ताकि उनकी जो है आवाज़ बहुत कम हो जाए। ठीक है। ओकोस्टिक प्रिंसिपल शुड बी अप्लाइड टू कंटेन नॉइस। अब ओकोस्टिक प्रिंसिपल क्या है? तो ओकोस्टिक प्रिंसिपल ये है कि जहाँ पर भी नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो है क्या किया, जो भी किया जा सकता है, जिस तरह से भी उसका रिडक्शन किया जा सकता है वो वहाँ पर अप्लाइड होने चाहिए। वॉल शुड बी साउंड प्रूफ टू कंटेन हाई इंटेंसिटी नॉइज़। ठीक है। तो जो मशीन है, जैसे नॉर्मली जो मशीन लगी हुई है तो उस मशीन के आसपास जो है वो शील्ड बनाई जाए या जो है वॉल बना दी जाए ताकि उस हाई इंटेंसिटी की जो नॉइज़ है उसको कम किया जा सके, उसको साउंड प्रूफ किया जा सके। एक्सपोजर टू नॉइज़ शुड बी लिमिटेड। ठीक है। जो वर्कर हैं वो काम करना पड़ रहा है उसको इस कंडीशन में, तो उसका एक टाइम ड्यूरेशन फिक्स कर दिया जाए कि इस टाइम से ज़्यादा टाइम तक वो उसमें एक्सपोज ना हो। एक्सट्रीम ऑफ हीट कंट्रोल मेजर्स। ठीक है। तो ये भी वहाँ पर जो है हीट कंट्रोल मेजर्स यानी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए जो भी एयर कंडीशनिंग डिवाइस है वो यूज़ की जानी चाहिए। टू प्रिवेंट द एक्सट्रीम ऑफ हीट, यहाँ पर जो है ये नेक्स्ट आ गया है ना, ये यहाँ से नेक्स्ट है, थोड़ा सा इसको स्पेस नहीं मिल पाया, नेक्स्ट लाइन से जाना चाहिए था। ठीक है। तो ये जो अभी तक यहाँ तक जो हमने पढ़े हैं ये क्या है, ये नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए प्रिवेंशन है। अब यहाँ से जो है वो क्या है, हीट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या इंटरवेंशन होने चाहिए वो। टू प्रिवेंट एक्सट्रीम ऑफ हीट अप्रोप्रिएट क्लोथिंग कैन बी वोन। तो सबसे पहले जो है अकॉर्डिंग टू जो वेदर है एक प्रॉपर वहाँ पर उनकी क्लोथिंग कंडीशन होनी चाहिए। एयर कंडीशन शुड बी इंस्टॉल इन द वर्क प्लेस एंड वेंटिलेशन शुड बी इंक्रीज। प्रॉपर वेंटिलेशन, प्रॉपर एयर कंडीशनिंग अवेलेबल होनी चाहिए। देयर शुड बी एडिक्वेट हाइड्रेशन ऑफ वर्कर। ठीक है। तो हाइड्रेशन भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हीट स्ट्रोक को प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट, शेल्टर एंड द प्लेस टू रेस्ट in between the long working hours should be provided in extreme of temperature। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, वहाँ काम करना पड़ रहा है, तो शेल्टर जो है वहीं नियर बाई कहीं पर भी शेल्टर यानी कि कुछ टाइम के लिए रेस्ट करने के लिए पैलेस जो है वहाँ पर रेस्टिंग रूम बना दिए जाएं ताकि वर्कर वहाँ पर जा कर के रेस्ट कर सके। टू टेकल रेडिएशन कंटेनमेंट और शील्ड कैन बी डन। ठीक है। तो रेडिएशन के लिए भी जो है क्या होना चाहिए कि वहाँ पर कंटेनमेंट बनाना चाहिए या शील्ड बना देनी चाहिए जिससे कि रेडिएशन हज़ार्ड्स को मिनिमम किया जा सके। एम्प्लॉय शुड बी एजुकेटेड अबाउट द वार्निंग साइन ऑफ हीट स्ट्रोक एंड प्रिवेंटिंग मेजर। जितने भी एम्प्लॉय हैं, हालांकि हेल्थ केयर वर्कर वहाँ पर हो सकते हैं, बट जितने भी वहाँ पर वर्कर है उनको भी बताया जाए कि उनको क्या करना है, कि उनको टाइम टू टाइम जो है हाइड्रेशन रखना है, एडिक्वेट हाइड्रेशन रखना है। अगर उनको बहुत ज़्यादा हीट आ रही है तो एक बहुत ज़्यादा जो है उनको टॉलरेट ना करना है ना। उस कंडीशन में अगर बहुत ज़्यादा उनको हीट लग रहा है कि ज़्यादा हो चुका है तो बीच में वो रेस्ट ले लें। इस तरह की उनको जो है वार्निंग साइन जो है हीट स्ट्रोक के, उसके रिगार्डिंग जो है उनको एजुकेशन देना ज़रूरी है। ठीक है। ताकि वो खुद से आइडेंटिफाई कर सके और खुद से उनका प्रिवेंशन कर सके। नेक्स्ट, रेडिएशन लाइट हज़ार्ड्स प्रिवेंशन। जो रेडिएशन है उसका किस तरह से उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। मिनिमाइज द नंबर ऑफ वर्कर इन द एरिया विथ नॉन रिस्क ऑफ रेडिएशन, यानी कम से कम वर्कर वहाँ पर हों। ठीक है। जितने कम वर्कर से वो काम हो सकता है उतने कम वर्कर से वो काम करवाना चाहिए अगर रेडिएशन के अंदर काम करना पड़ रहा है तो। द डिस्टेंस बिटवीन द सोर्स एंड वर्कर शुड बी इंक्रीज। जितना दूर से अगर उस कोई मशीनरी है दूर से उसको ऑपरेट किया जा सकता है तो जितना पॉसिबल डिस्टेंस है वो मेंटेन करना चाहिए। लेंथ एंड क्वांटम ऑफ एक्सपोजर टू रेडिएशन शुड बी रिड्यूस। ठीक है। तो ये भी वही है कि लेंथ जो है यानी कि एक इंडिविजुअल
जो है उसकी शिफ्ट जैसे होती है वर्किंग की, तो मिनिमम टाइम की जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक वर्कर ही जो है वो 8 आवर्स या 12 आवर तक काम कर रहा है, उसको रिड्यूस करके जैसे मिनिमम 4 आवर्स तक उसको किया जाए, ताकि एक इंडिविजुअल ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर एक्सपोज ना हो। ठीक है, शील्डिंग ऑफ आयोनाइजिंग रेडिएशन सोर्स विल बी प्रोटेक्ट फ्रॉम गेटिंग अननेसेसरी एक्सपोजर। ठीक है, तो शील्डिंग जो है, एक शील्ड बना दी जाए ताकि अननेसेसरी एक्सपोजर ना हो, एक मशीन से निकलने वाला एक रेडिएशन वो कम हो जाए पहले ही शील्ड की वजह से। ठीक है, प्रोविज़न ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। अब पीपीई है जो इसका आज भी बहुत कुछ नाम चल रहा है आजकल, बहुत ये भी चर्चा का विषय है पीपीई भी। तो यहाँ पर जो है हर एक जगह का अलग अलग पीपीई होता है। ठीक है ना, हर एक वर्किंग एनवायरनमेंट, रेडिएशन के लिए पीपीई अलग होता है, लीड जैकेट और ग्लव्स अलग होंगे, है ना, कोरोना वायरस से बचने के लिए अलग अलग पीपीई होते हैं। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, वेल्डर कैन बी प्रोवाइडेड विथ प्रोटेक्टिव गूगल्स वाइल वर्किंग। ठीक है, तो जो वेल्डर्स हैं उनके लिए स्पेशलाइज्ड जो है वो ग्लासेस होने चाहिए, गूगल्स होने चाहिए। तो इस तरह से पीपीई के अंदर जो भी इंडिविजुअल को उसकी वर्किंग, उसके ऑक्यूपेशन के अकॉर्डिंग अप्रोप्रिएट पीपीई प्रोवाइड करानी चाहिए। ठीक है, ये सब प्राइमरी प्रिवेंशन में आते हैं। नेक्स्ट आता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। तो सेकेंडरी प्रिवेंशन में यानी कि प्राइमरी प्रिवेंशन यानी कि ये सारे के प्रिवेंशन जिससे कि कोई भी ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स हो ही ना। ठीक है, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या आएगा, अर्ली डिटेक्शन आएगा, ताकि जो अगर कोई हजार्ड्स हो रहा है तो उसको एज सून एज पॉसिबल उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसके रिगार्डिंग जो है वो उसको मैनेज किया जाए। सेकेंडरी प्रिवेंशन में आता है अर्ली डिटेक्शन ऑफ ईयरलिंग लॉस एंड करेक्टिव मेजर्स, आइडेंटिफाई ऑफ हीट इंड्यूस इलेक्ट्रोलाइट लॉस एंड सप्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर। ठीक है, जितना जल्दी हो सके वो आइडेंटिफाई किया जाए कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। अगर हियरिंग डिफेक्ट हो रहा है, हियरिंग लॉस हो रहा है, तो उसको आइडेंटिफाई किया जाए और उसको करेक्ट किया जाए, है ना। अगर हीट की वजह से हीट स्ट्रोक हो रहा है तो उसको भी आइडेंटिफाई किया जाए, आईवी फ्लूइड उसको लगाया जाए, लिक्विड हाइड्रेशन किया जाए। रीवार्मिंग क्विकली बाय इन्फ्यूजन ऑफ वार्म फ्लूइड एंड सर्कुलेटिंग वार्म एयर डिवाइस और ब्लैंकेट इन केस ऑफ कोल्ड एक्सपोजर और हाइपोथर्मिया। अगर कोई हाइपोथर्मिया में चला गया तो उस कंडीशन में उसको वार्म फ्लूइड जो है, यानी कि जो फ्लूइड लगाने वाले उनका टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा करके उनको लगाया जाए, ताकि या जो है उनको गर्म पानी ज़्यादा, अगर वो कॉन्शियस है तो उनको जो है गर्म पानी पिलाया जाए, ताकि जो है उनको हाइपोथर्मिया को मैनेज किया जा सके। इन केस ऑफ प्रोसेस विद रेडिएशन हजार्ड द फॉलोइंग मेजर कैन बी टेकन। अगर रेडिएशन हजार्ड से तो उसको किस तरह से मेज़र किया जाए। पेरी एम्प्लॉयड इन पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, है ना, उसको अर्ली डिटेक्ट किस तरह से किया जाएगा कि टाइम टू टाइम जो है उनका मेडिकल एग्जामिनेशन करवाया जाए। नेक्स्ट, पर्सनल मॉनिटरिंग बैच। ठीक है, तो पर्सनल मॉनिटरिंग बैच, ये इस तरह के पर्सनल मॉनिटरिंग बैच होते हैं। ठीक है, इमेज में आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, तो इसको जो है इजीली कहाँ लगाया जा सकता है, कॉलर पे लगा दिया जाता है। ठीक है, जो भी वर्कर है उस वर्कर की कॉलर पे लगा होगा, जिससे कि पता चले कि कितना जो है रेडिएशन से एक्सपोजर हो रहा है एक इंडिविजुअल। तो उसकी मैक्सिमम लिमिट जितनी है वो इसमें आइडेंटिफाई हो जाती है, ताकि एक इंडिविजुअल को खुद की सेफ्टी से वो खुद इंश्योर हो सके, है ना। अगर उसको जो उसका मैक्सिमम लेवल है उस लेवल से ज़्यादा वो उसमें एक्सपोज ना हो। ठीक है, ये इंडिकेट कर देगा कि आप जो है वो कितना ज़्यादा रेडिएशन के साथ एक्सपोजर हो रहे हो। ठीक है, पॉकेट डोसीमीटर एंड होल बॉडी रेडिएशन काउंटर। ठीक है, तो ये भी इस तरह की डिवाइस होती है जिससे कि रेडिएशन कितना एक्सपोजर हो रहे हैं उसका पता चलता है। मॉनिटरिंग रेडियो एक्टिव इन द बायोलॉजिकल फ्लूइड। ठीक है, बायोलॉजिकल फ्लूइड यानी कि सैंपल लिए जाते हैं, ब्लड का सैंपल लिया जाता है, फिर उसमें देखा जाता है कि कितना ज़्यादा जो है रेडियो एक्टिव सब्सटेंस आ रहा है, क्योंकि रेडिएशन अगर बॉडी में आएगा तो उसको हमारे बॉडी फ्लूइड से ही आइडेंटिफाई किया जा सकता है। नेक्स्ट, removing a worker from the operation if radiation does it exiting the safe limit and monitoring for further effect। अगर जो है मैक्सिमम जितना रेडिएशन लेवल है वो हो चुका है तो उस इंडिविजुअल को उस वर्किंग एनवायरनमेंट से
निकाल दिया जाए, एग्ज़िट कर दिया जाए, ठीक है। और उसको जो भी उसका मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट के लिए जो भी हेल्थ फैसिलिटी है वहाँ पर शिफ्ट किया जाए, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या थे, फिज़िकल हज़ार्ड थे। किस किस क्या क्या फ़िज़िकल हज़ार्ड थे, क्या क्या उनकी प्रॉब्लम होती है और किस तरह से उनको प्रिवेंट किया जा सकता है, क्या प्राइमरी प्रिवेंशन है, क्या सेकेंडरी प्रिवेंशन है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे केमिकल हज़ार्ड्स। केमिकल हज़ार्ड्स कॉजिंग ऑक्यूपेशनल डिजीज़, ठीक है। Gaseous agent and vapor gases such as methane and nitrogen released from the mines and sewage can replace oxygen and cause asphyxiation, ठीक है। तो asphyxiation क्या है, यानी कि जो एक तरह से ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो कम हो जाएगा ब्लड के अंदर, ठीक है। और उसकी वजह से जो है ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी टिश्यू को, और कहीं ना कहीं जो है टिश्यू डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वो कंडीशन क्यों होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल जो है वो ऑक्सीजन की अपेक्षा जो मीथेन या कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजियस गैसेस जो है कहीं ना कहीं उनको इनहेल करता है, ठीक है। तो ये जो है उसको कहीं ना कहीं हार्मफुल गैसेस होती है, कहीं ना कहीं एस्फाइक्सिया की कंडीशन जो है वो डेवलप करती है। कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज इन द कोल इंडस्ट्री, steel furnaces and vehicle exhalate fumes can bind with the hemoglobin 2 times more rapidly than oxygen, है ना। हमको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 200 टाइम ज़्यादा, यानी कि जितना ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होती है उससे 200 टाइम ज़्यादा जल्दी जो है वो कौन बाइंड हो सकती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसी वजह से ये जो है सडन डेथ हो सकती है अगर एनवायरनमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड है तो, ठीक है। नेक्स्ट है हाइड्रोसाइनिक एसिड यूज इन द मेटल हार्डनिंग, इलेक्ट्रोप्लांटिंग एंड गोल्ड एक्सट्रेशन में कोज डेथ इन द फ्यू मिनट विथ साइनेट पॉइजनिंग। तो साइनेट जो हमको पता है कि एक बहुत ज़्यादा सीवियर पॉइजन माना जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा सीवियर पॉइजन माना जाता है कि कोई इसको आज तक भी इसका टेस्ट नहीं बता पाया, यानी कि इंडिविजुअल अगर थोड़ा सा भी इसको अपने टंग पे रखेगा तो वो लिख भी नहीं पाएगा कि इसका पॉइजन का टेस्ट कैसा है, और उससे पहले उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। ऐसा माना जाता है साइनेट के बारे में। तो अगर वही जो है इस तरह का साइनाइड अगर कोई भी ले लेगा तो उसकी फ्यू मिनट के अंदर जो है डेथ हो सकती है। और ये जो है कहाँ पर यूज़ होता है, मेनली जो है गोल्ड और मेटल और इलेक्ट्रो प्लांटिंग जो इंडस्ट्री है उनमें यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है solvent used in the various industry can be inhaled and can cause bronchial irritation. Metals such as lead, mercury, manganese and cadmium used in the industry produce various undesirable effect, यानी कि ये सारी की सारी जितनी भी हार्मफुल मेटल हैं ये कहीं ना कहीं जो है हार्मफुल ब्रोंकियल इरिटेशन करते हैं और रेस्पिरेटरी डिजीज़ को प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है डस्ट एंड फाइबर respirable minute particle of 2 to 10 μm and thin filaments with length up to 100 μm can be inhaled and reach lungs causing tissue damage और अस्थमा और इवन लंग्स कैंसर, ठीक है। तो जो स्मॉल स्मॉल डस्ट पार्टिकल होते हैं इतने ज़्यादा 10 to 2 μm यानी इतने ज़्यादा छोटे, जिनको बचने के लिए जो हम सजेस्ट करते हैं N95 मास्क है ना, वो मास्क पहनना ज़रूरी है, उसी से बचा जा सकता है। अदरवाइज़ ये रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाएंगे और अस्थमा और लंग्स कैंसर जैसी सीवियर डिजीज़ को कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल फर्टिलाइज़र कैन एंटर द बॉडी थ्रू द स्किन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट एंड इनहेलेशन, ठीक है। तो पेस्टिसाइड्स जो है अगर वो डायरेक्ट स्किन पे गिरेगा या अगर गलती से खाने में आ जाएगा, जीआई ट्रैक्ट में चले जाएगा या रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इनहेल होगा तो वो कहीं से भी जाएगा तो वो कहीं ना कहीं उसी तरह की प्रॉब्लम जो है वो करेगा। अगर स्किन पे गिरेगा तो स्किन के अंदर जो स्किन प्रॉब्लम करेगा, ठीक है। अगर जीआई में जाएगा तो नोज़िया, वोमिटिंग, डायरिया ये सब हो सकता है। और अगर इनहेलेशन के अंदर जाएगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो होगी, ठीक है। कहीं ना कहीं जो है डिज़निया, ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी उसको हो जाएगी, ठीक है। तो ये सारे के सारे केमिकल हैं जो कि हमारी बॉडी में कहीं पर भी एक्सपोज होंगे तो उस तरह से जो है वो हार्मफुल
उसके इफ़ेक्ट हमको देखने को मिलेंगे। अब इसके क्या प्रिवेंशन है, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन हम यहाँ पर देख लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या क्या है केमिकल हज़ार्ड्स के, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ केमिकल हज़ार्ड्स, गुड हाउसकीपिंग प्रैक्टिस टू रिड्यूस डस्ट एंड फाइबर। अच्छी हाउसकीपिंग की प्रैक्टिस करना ज़रूरी है ताकि डस्ट और फाइबर्स को कम से कम किया जा सके। एडिक्वेट वेंटिलेशन एंड फिटिंग ऑफ एग्जॉस्ट फैन, ठीक है। एग्जॉस्ट फैन होना ज़रूरी है ताकि उसकी वजह से एडिक्वेट वेंटिलेशन बना रह सके। सब्सटीट्यूशन ऑफ हार्मफुल केमिकल विथ हार्मलेस केमिकल, यानी हमको पता है कि ये केमिकल जो हैं उनसे कहीं ना कहीं हार्मफुल, बहुत ज़्यादा हार्मफुल हैं और इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट होते हैं, तो उससे अच्छा है कि हार्मलेस केमिकल जो है उनको यूज़ किया जाए, उनके सब्सटीट्यूट देखे जाएँ। नेक्स्ट है ऑटोमेटेशन एंड मैकेनाइजेशन ऑफ डस्टी प्रोसेस। अब ऑटोमेटेशन और मैकेनाइजेशन क्या है डस्टी प्रोसेस का, कि जहाँ से भी डस्ट प्रोड्यूस हो रही है उस डस्ट को बाहर निकाल दिया जाए। जो वर्क वहाँ पर काम कर रहे हैं वर्कर, वो वहाँ से वो उनको ना इनहेल हो, और उसको जो है कोई एक तरह का जो है पाइप सिस्टम लगा करके जो है कहीं उसको दूर इंडस्ट्री के बाहर कहीं जो है वो डंप कर दिया जाए डायरेक्टली, ताकि वो एनवायरनमेंट में भी ना जाए और वर्कर को भी ना जाए, कहीं ना कहीं जो है वो सबके लिए सेफ़ हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सेग्रीग्रेशन एंड एनक्लोजिंग द डस्टी ऑपरेशन, ठीक है। सेग्रीग्रेशन यानी कि जो डस्ट है उस डस्ट को अलग अलग किया जाए अगर ज़रूरत है तो, जैसा कि हम बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट भी करते हैं, तो इसी तरह से वहाँ पर भी सेग्रीगेशन करना ज़रूरी है। सारे के सारे जितने भी हार्मफुल डस्ट है उसको सबको एक जगह ना उसको कलेक्ट किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि वो आपस में मिल कर के को बहुत ज़्यादा सीवियर केमिकल रिएक्शन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है प्रोविज़न ऑफ अप्रोप्रिएट पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट सच एज मास्क, यानी कि केमिकल रिएक्शन जो है उससे बचने के लिए जो पीपीई जो है वो प्रोवाइड करानी चाहिए, ठीक है। जो भी वर्कर जिस तरह के केमिकल से एक्सपोज हो रहा है उसके रिगार्डिंग जो भी सूटेबल हैं, जैसे कि ग्लव्स तो खैर सभी के लिए हम इसमें मान ही सकते हैं कि पीपीई का काम होगा कि कोई भी केमिकल अगर आप जो है हैंडल कर रहे हो तो आपके हाथों में ग्लव्स होना ज़रूरी है। इसी तरह से और भी जो दूसरे पीपी हैं जैसे कि जो है शूज़ होने चाहिए, कोई भी स्लीपर्स में ना काम करें, है ना। तो इस तरह के पीपीई जो है वो अवेलेबल करवानी चाहिए। एजुकेशन ऑफ वर्कर अबाउट द नीड ऑफ करेक्ट यूज़ ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ठीक है। तो पीपीई सिर्फ ना उनको अवेलेबल कराना, जैसे कि आपने मास्क दे दिया और वो उसको जो है फेस पे लगाने की बजाय गले में टाक के घूम रहा है, ठीक है। तो इस तरह की हैबिट भी देखने को मिलती है, तो उसके लिए एजुकेशन भी देना कि उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, अगर वो उसको यूज़ करता है तो उसको किन किन बीमारियों से बच सकता है ना, तो ये एजुकेशन देना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन, अर्ली डिटेक्शन ऑफ ईयरलिंग लॉस एंड करेक्टिव मेजर्स, ठीक है। तो जो है यहाँ पर अगर कोई भी केमिकल है उसका एक्सपोज़र हो रहा है, ठीक है, ये वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, ये यहाँ पे गलती से आ गया, इसको मत लिखना है इसमें, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन ऑफ हीट रिड्यूस इलेक्ट्रोलाइट लॉस एंड सप्लीमेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर, ठीक है। एडवाइस फॉर द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, तो यहाँ पर एडिक्वेट हाइड्रेशन तो ज़रूरी है, ठीक है। चाहे वो केमिकल एक्सपोजर से भी बचना हो तो उसके लिए भी यहाँ पर जो है एडिक्वेट जो है उसको क्या करना है, अपने आप को बार बार जो है हाथ पैरों को धोना है ना। उस तरह से जो है बॉडी का कहीं ना कहीं और ज़्यादा से ज़्यादा उसको पानी लेना है, ताकि उसका जो किसी भी तरह का अगर केमिकल से किसी भी तरह का उसको हार्मफुल एक्सपोज़र हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी वो ज़रूरी हो जाए, ठीक है। तो सबसे अच्छा तो ये है कि यहाँ पर एडवाइस फॉर द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, जैसे कि ऐसे इंडिविजुअल जो कि केमिकल का यूज़ करते हैं उनको किसी भी तरह के जो बैड हैबिट्स है उनको नहीं रखना चाहिए, उनको अगर वो छोड़ देते हैं तो उनके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। सीजेशन ऑफ स्मोकिंग, डेली योगा, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइज, ये सब उनको करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है पीरियोडिकल मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। तो ये भी मेडिकल एग्जामिनेशन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अर्ली डिटेक्शन कर पाएंगे जो भी प्रॉब्लम है, अगर वो केमिकल से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम हो रही हैं तो उसका अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा और उसके रिगार्डिंग जो भी आगे
मैनेजमेंट करना है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो ये सारे के सारे केमिकल हज़ार्ड्स और उनके प्रिवेंशन थे। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स। ठीक है, बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स क्या होते हैं, सबसे पहले वो हम देख लेते हैं। बायोलॉजिकल यहाँ पर अभी तक हमको जो है पता है कि जैसे हम बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंक्लूड करते हैं बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, ठीक है, प्रोटोजोआ, इन सबको। बट यहाँ पर जो है प्लांट्स और उनके प्रोडक्ट वो भी बायोलॉजिकल जो है वो फैक्टर्स के अंदर आते हैं और बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। ठीक है, तो बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स में फर्स्ट है वेजिटेबल एंड प्लांट प्रोडक्ट्स, है ना। इसके अंदर कॉटन फाइबर, शुगर केन फाइबर, फ्लोर कमिंग आउट इन द फ्लोर मिल और रिच टू द लंग्स एंड लीड टू द ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज़। यानी ये जो कॉटन फाइबर की डस्ट है, शुगर केन फाइबर की डस्ट है, या फ्लोर की जो है ना, तो फ्लोर मिल से भी जो वहाँ पे निकलने वाले स्मॉल पार्टिकल हैं, उन सब की वजह से क्या हो सकती है, ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज़ जो है वो किस वजह से होगी, यहाँ पर कॉटन फाइबर की वजह से, शुगर केन की वजह से, शुगर केन फाइबर की वजह से, या फ्लोर जो है उन फ्लोर की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें तो पोलन एंड टी डस्ट एलर्जी कैन कोज ब्रोंकियल अस्थमा। पोलन एंड टी डस्ट एलर्जी कैन कोज ब्रोंकियल अस्थमा। ठीक है, तो टी जो इंडस्ट्री है वहाँ पर काम करने वाले, या जो पॉलिन इंडस्ट्री में काम करने वाले वर्कर हैं, ठीक है, अगर वो उस डस्ट को इनहेल करते हैं तो एलर्जी की वजह से उनको ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है एनिमल हैंडलर एंड द वेटिनरी आर एट द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग डिजीज सच एज एंथ्रेक्स। ठीक है, एनिमल हैंडलर जो भी हैं उनको जो है एनिमल से जो है वो ट्रांसफ़र होकर के एंथ्रेक्स की डिज़ीज़ हो सकती है। ठीक है, क्या होती है वो डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल आर एट द रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग वेरियस इन्फेक्शन सच एज HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो है यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती हैं किसको, हेल्थ केयर वर्कर को, अगर वो PPE का यूज़ नहीं किए। जैसे अभी कोरोना भी है अपने आप में, ठीक है, वो भी इसके अंदर एक एग्जांपल आ जाएगा। ठीक है, तो PPE उनको रिक्वायर्ड है उससे बचने के लिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब इसमें प्राइमरी प्रिवेंशन, ठीक है, ये भी यहाँ पर जो है आपका टॉपिक है, नेक्स्ट लाइन से आना चाहिए था ये, है ना। तो इसको आप नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पर आगे लिखिएगा, प्राइमरी प्रिवेंशन ऑफ द बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स। ठीक है, फर्स्ट जो है प्रिवेंशन में मशीन एंड डस्टी एरिया कैन बी क्लीन विद द कॉटन, अदर सिमिलर फाइबर कैन बी क्लीन यूजिंग वैक्यूम क्लीनर। ठीक है, तो यहाँ पर वैक्यूम क्लीनर का यूज़ करना चाहिए। अवॉइड ड्राई डस्टिंग, ड्राई डस्टिंग जो है उसको अवॉइड करना चाहिए। ड्राई डस्टिंग यानी कि जो झाड़ू लगाते हैं सीधा सीधा, उसको अवॉइड करना चाहिए। अगर ड्राई डस्टिंग हो रही है तो वैक्यूम क्लीनर से हो, या फिर वेट डस्टिंग किया जाए, यानी कि हमेशा एक जो हम यूज़ करते हैं नॉर्मली, ठीक है, मॉब क्लीनिंग जो करते हैं हम, ठीक है, मॉब लिया जाता है, उसको वेट किया जा सकता है और उससे फिर जो है वो सरफेस को क्लीन किया जा सकता है, तो वो प्रैक्टिस यहाँ पर यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट है ह्यूमिडिटी ऑफ स्पिनिंग एंड क्लोथिंग रूम कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक है, ह्यूमिडिटी जितनी ज़्यादा अच्छी होगी उतना ज़्यादा जो है वहाँ पर ड्राइनेस कम होगी, और ड्राइनेस कम होगी तो डस्ट जो है वो डस्ट ड्राई ना होकर के किस तरह की हो जाएगी, मॉइस्ट हो जाएगी, यानी कि वो उड़ेगी नहीं इधर उधर और लंग्स में नहीं जाएगी। ठीक है, तो ह्यूमिडिटी जो है इसको मेंटेन करने के लिए, मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होती है। प्रिवेंट एक्सपोजर टू द पोटेंशियल ऑर्गेनिज्म सच एज एंथ्रेक्स। ठीक है, तो एंथ्रेक्स का एक्सपोजर ना हो, यानी एनिमल को जब हम हैंडल कर रहे हैं तो एनिमल से होने वाली जो उनमें जो मिलने वाली कॉमन डिजीज़ है, वो डिजीज़ जो है एनिमल हैंडल को ना ट्रांसफ़र हो, उसके लिए भी उनको ग्लव्स यूज़ करना, मास्क यूज़ करना, ये सब यूज़ करना चाहिए। अवॉइड द डस्टी एरिया और पोलन अदर प्लांट मटेरियल। ठीक है, अवॉइड द डस्टी एरिया
और पोलन अदर प्लांट मटेरियल, यानी कि जितना भी डस्टी एरिया है प्लांट मटेरियल जहाँ पर आ रहा है तो उस एरिया में जाने से बचना चाहिए। यानी कि जैसे कि जो है डस्ट बाहर निकल रही है, ठीक है, अब उस डस्ट को बाहर निकल रही है तो बाहर जो है उसका प्रॉपर जो है कहीं ना कहीं, अगर वो बाहर कहीं उसको एक जगह जो है कहीं ना कहीं कलेक्ट किया जा रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि एयर के साथ जितने भी, अगर तेज़ वहाँ पर हवा चलती है तो वो सारे की सारी डस्ट उड़ करके जो है वो कहीं ना कहीं आसपास जा सकती है, तो उस एरिया में जाने से बचना चाहिए। ठीक है, आसपास जो है वहाँ पर कोई रेजिडेंशियल कॉलोनी ना हो, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट, वियर N95 मास्क। N95 मास्क जो है वो ज़रूरी है, ठीक है, ना सिर्फ कोरोना वायरस से बचने के लिए बल्कि जो बायोलॉजिकल हज़ार्ड से, जैसे कि कॉटन जो इंडस्ट्री है वहाँ का जो डस्ट है, फ्लोर इंडस्ट्री जो है वहाँ का डस्ट है, उससे बचने के लिए भी ये मास्क बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। ठीक है, वियर अदर पीपी, दूसरे जो भी ग्लव्स जो हैं, मास्क हैं, वो सब दूसरे जितने भी पीपी है वो सब भी यहाँ पर यूज़ करना ज़रूरी हो जाता है। एम्प्लॉय एट द रिस्क ऑफ कंट्रीब्यूटिंग इन्फेक्शन शुड बी वैक्सड इन। ठीक है, तो अगर कोई भी अगर एनिमल हैंडलर हैं तो उनको जो भी वैक्सीन है, कॉमन वैक्सीन जैसे हेपेटाइटिस और ये सब उनको लगने चाहिए ताकि उनको ये सब डिजीज़ ना हो। नेक्स्ट आ जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन इन केस ऑफ एक्सीडेंटल एक्सपोजर टू ऑर्गेनिज्म, पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस नीड टू बी इनिशिएट। यानी कि अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म से अगर उसका एक्सपोज़र हो जाता है, जैसे कि एक इंडिविजुअल की हम बात करें, हेल्थ केयर वर्कर की बात करें कि हेपेटाइटिस से या HIV वाले पेशेंट को केयर करते वक्त निडल पिक इंजरी हो जाती है, निडल स्टिक इंजरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में जो है पोस्ट एक्सपोज़र प्रोफिलैक्सिस जो है वो लेना ज़रूरी हो जाता है। तो एज सुन एज़ पॉसिबल उसको वो अपना चेकअप कराएं और बताएं कि इस तरह का जो है एक्सीडेंट उनसे हो गया है, इंसिडेंट उनके साथ हुआ है। ठीक है, इसी तरह से और भी इंडस्ट्री में जो है अगर किसी को जो है कोई भी केमिकल गिर जाता है, ठीक है, या उनको किसी भी तरह का इस तरह की प्रॉब्लम होती है, उनको लगता है कि जो है उनको रेस्पिरेटरी के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई डस्ट उन्होंने इनहेल कर ली है या कोई उन्होंने पॉलेट पार्टिकल इनहेल कर लिया है, तो एज सुन एज पॉसिबल उनका डायग्नोस्टिक इवेलुएशन किया जाए, अर्ली आइडेंटिफिकेशन किया जाए और प्रॉपर मैनेजमेंट किया जाए। देयर शुड बी अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट ऑफ कंडीशन सच एज बेगोसिस एंड ऑक्यूपेशनल अस्थमा। अब ये जो बेगोसिस और ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज़ है या ऑक्यूपेशनल अस्थमा है, ये क्यों होता है कि जितनी भी, अब जैसे यहाँ बेगोसिस की बात करें तो ये क्या है, बेगस है ना, बेगस शुगर केन का एक वेस्ट होता है, उसका इन्हेलेशन करने की वजह से, जो कि मेनली जो है शुगर मिल होती है या शुगर केन से जो बाई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर जो काम करने वाले वर्कर होते हैं, तो जो शुगर केन होता है उसका वेस्ट इनके जो है वहाँ पर इनहेल होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक में चला जाता है और उसकी वजह से जो है प्रॉब्लम होती है, उसे हम क्या कहते हैं, बेगोसिस। तो इस तरह की ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो है वो हो सकती है किसी भी तरह के जो बायोलॉजिकल डस्ट के इनहेल होने की वजह से। ठीक है, उसे जो है वो सिमिलर होती है अस्थमा की तरह, पर फिर भी उसको अलग अलग कैटेगरी में रखा जाता है, जैसे सिलिकोसिस है, बेगोसिस है। ठीक है, तो ये सब हम इसमें डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने जो मेन इसमें हज़ार्ड्स, तीन तरह के फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल हज़ार्ड जो है वो हमने इसमें डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट जो हमारा था बिहेवियरल हज़ार्ड्स। ठीक है, बिहेवियरल हज़ार्ड्स की हम बात करें कि एक इंडिविजुअल जो है वो अगर काम करते वक्त उसको प्रॉपर किसी भी तरह का अगर प्रेशराइज किया जा रहा है, उसको जो है सैलरी उसके वर्क के अकॉर्डिंग नहीं मिल रही है या उसको सेफ्टी नहीं मिल रही है ना, उसको जो एक एनवायरमेंटल कंडीशन एडिक्वेट नहीं मिल रही है, तो कहीं ना कहीं इनकी वजह से जो है उसको क्या हो सकती हैं, उसको कहीं ना कहीं स्ट्रेस हो सकती है, उसका बिहेवियरल जो है वो कहीं ना कहीं चेंज होने लगेगा, उसकी जो है साइकोलॉजिकल उसका डिस्टर्बेंस हो सकता है। ठीक है, उसको साइकोलॉजिकल या साइकेट्रिक प्रॉब्लम हो सकती है, उसको कहीं ना कहीं मेंटल डिस्टर्बेंस हो सकता है। तो वो सारा भी इसके अंदर आता है कि ऐसे सारे जो वर्कर हैं उनको टाइम टू टाइम काउंसलिंग किया जाए, टाइम टू टाइम मोटिवेशन की दिया जाए उनको, है ना, और उनके लिए जो कहीं ना कहीं जो है उनको
मीटिंग इस तरह की जाए ताकि उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इशू हैं, उनके बारे में वो बता सके, उनको क्या वो फेस कर रहे हैं, क्या उनका एक्सपीरियंस है। अगर उनको किसी भी तरह का जो है साइकोलॉजिकल स्ट्रेस है तो वो उसको शेयर कर सके। तो इस तरह की मीटिंग्स जो है या गेट टुगेदर वो होने चाहिए। ऑक्यूपेशंस, जितने भी ऑक्यूपेशंस हैं उनके अंदर, स्पेशली जो इंडस्ट्री है, जो फैक्ट्री है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्कर एक साथ काम करते हैं, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो किसी भी तरह का बिहेवियरल प्रॉब्लम जो है उनको भी सॉल्व आउट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी जितने भी हज़ार्ड्स थे वो हमने, और उनका प्रिवेंशन है वो यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट है कैटेगरी ऑफ कॉमन ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज़ की। क्या क्या कैटेगरी है कॉमन ऑक्यूपेशनल हेल्थ डिजीज़ की, ठीक है। तो इनको क्यों, किस तरह से कैटेगराइज किया गया है? इट कैन बी कैटेगराइज बेस्ड ऑन द नेचर एंड ऑर्गन इन्वॉल्व, ठीक है। क्या नेचर है, कौन से ऑर्गन जो है इन्वॉल्व हो रहे हैं, उसकी बेस पे इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है। फर्स्ट है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़। ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज़ जो है वो क्या है? ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज़ में जो है वो सबसे मेन जो है सिलिकोसिस आता है, ठीक है, और ऑक्यूपेशनल अस्थमा आता है, ठीक है, इसी तरह से बेगोसिस आता है। तो ये सारी की सारी जो न्यूमोकोनिस न्यूमोकोनियोसिस आता है, ठीक है, ये सारी की सारी जो है ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज़ है जो हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस, ठीक है। तो स्किन से रिगार्डिंग जो भी प्रॉब्लम है उनमें कॉमन है ना, ऑक्यूपेशनल डर्मेटाइटिस, तो ये हम डिस्कस करेंगे। ऑक्यूपेशनल कैंसर, ऑक्यूपेशनल कैंसर जो है वो काफ़ी सारे अलग अलग कैंसर जो हैं वो हो सकते हैं, बट उनका मेन जो काम पे होता है ऑक्यूपेशन की वजह से वो हो सकता है। जैसे लंग्स कैंसर भी हो सकता है, स्किन कैंसर भी हो सकता है, ठीक है। और भी जो कैंसर है वो हो सकते हैं अगर रेडिएशन जो है वहाँ पर काम किया जा रहा है, रेडिएशन एक्सपोजर हो रहा है, तो उसकी वजह से कहीं पर भी जो है ऑल ओवर बॉडी में कहीं पर भी कैंसर हो सकता है। ऑक्यूपेशनल मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम, मस्कुलोस्केलेटल प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है, जैसा कि जो है हमने एक सिंड्रोम पढ़ा था कार्पर टनल सिंड्रोम, ठीक है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। या जो अलाइनमेंट से रिगार्डिंग प्रॉब्लम है, काइफोसिस, लॉर्डोसिस, ये सब हो सकती हैं, ठीक है। तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल इंजरी और एक्सीडेंट। ऑक्यूपेशनल इंजरी और एक्सीडेंट, तो ये जो है सबसे ज़्यादा होने वाली प्रॉब्लम में सबसे ज़्यादा मेजर इशू है कि काम करते वक्त जो है वर्कर्स को इंजरी हो जाती है या एक्सीडेंट होते हैं उनके साथ, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग फिर उनको इनमें से कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। तो ये मेजर कैटेगरी है, ये मेजर प्रॉब्लम हैं जो कि ऑक्यूपेशनल हेल्थ से रिलेटेड है। तो ये स्पेसिफिक प्रॉब्लम हम जो है नेक्स्ट इसमें क्लास में डिस्कस करेंगे। ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज़ जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से आपकी क्लास कंप्लीट होती है ऑक्यूपेशनल हेल्थ और डिजीज़ के रिगार्डिंग, है ना। हमारी फर्स्ट क्लास थी जिसमें हमने जो है क्या क्या कंप्लीट किया है। इंट्रोडक्शन हमने कंप्लीट किया, डेफिनेशन यहाँ पर हमने देख ली है ना। इसका जो है ग्लोबली हिस्टोरिकल क्या पर्सपेक्टिव है ना, कौन कौन सी एजेंसी, जैसे कि मेन जो है WHO है, ILO है ना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो वो किस तरह से अपना कंट्रीब्यूशन देता है, उन्होंने किस तरह से इस ऑक्यूपेशनल हेल्थ की इम्पोर्टेंस को समझा, ठीक है। ऑक्यूपेशनल हेल्थ टीम के बारे में हमने डिस्कस किया, हेल्दी वर्क प्लेस किस तरह का होता है वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। ऑक्यूपेशनल डिजीज़ जो है वो किस तरह से होती है, ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड्स कौन से हैं, फिज़िकल हज़ार्ड्स कौन से हैं, केमिकल हज़ार्ड्स कौन से हैं, है ना, बायोलॉजिकल हज़ार्ड्स कौन से हैं, और साथ ही साथ उनके प्रिवेंशन, प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है, सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है, ठीक है। तो ये सब हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। नेक्स्ट जो है कैटेगरी वाइज जो है हमें हेल्थ, ऑक्यूपेशनल हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये क्लास जो है वो आपको जितना कुछ भी समझ में आया है, ठीक है। अगर कोई डाउट है अगर आपका, तो वो डाउट आप जो है मुझे पर्सनली कोई कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। ग्रुप में अगर आप इसको कहीं ना कहीं व्हाट्सअप पे जो आपका ग्रुप बना हुआ है अगर उसमें करेंगे तो बहुत सारे कमेंट्स एक साथ हो जाएंगे और शायद मैं देख भी नहीं पाऊँगा सबका। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंडिविजुअली जो है मैसेज करके कोई भी अगर आपको डाउट पूछना है
तो डाउट पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आप शेयर करना चाहते हैं किसी और आप के जो दूसरे स्टूडेंट हैं मिलने वाले दूसरे कॉलेज के भी हैं, तो उनके साथ भी अगर आप शेयर करना चाहें तो शेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।